जय हिंद दोस्तों, इग्नो वाला फौजी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। पिछली वीडियो में हमने बात की थी ब्लॉक 2 द अवेकनिंग के कॉन्सेप्चुअल क्लास की। इसमें हमने जाना था द अवेकनिंग के बारे में कि इस ब्लॉक से क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं, इसका पूरा कॉन्सेप्ट क्या है, ये कहानी, ये नोवेल क्या बताता है हमें, जो कि लिखा गया है कर्टे चोपिन द्वारा। किसके द्वारा? ये एक लेखक है जो कि महिला है, सी कोटे चोपिन, जिसने लिखा है द अवेकनिंग नोवेल। इस पर बेस्ड है हमारे 4 चैप्टर जो कि होंगे ब्लॉक 2 के। इसके बारे में कॉन्सेप्ट क्लास मैं पिछली वीडियो में ले चुका हूँ। अगर आपने अभी तक नहीं देखी है तो वहाँ जाकर देख सकते हैं। इसका लिंक मैं वीडियो में डाल दूंगा जिससे आपको पूरा ब्लॉक समझ में आ जाएगा। अब बात करते हैं इस ब्लॉक की कि इस ब्लॉक में आप क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो इस ब्लॉक में हम देखेंगे पहला चैप्टर बैकग्राउंड का है, दूसरा क्रिटिसिज क्या कहते हैं उसके बारे में है, तीसरा चैप्टर है कैरेक्टर्स और थीम्स के बारे में, और लास्ट जो इसके डिफरेंट एनालिसिस अप्रोच है ना उसके बारे में देखेंगे। जैसा कि पहला चैप्टर है द अवेकनिंग बैकग्राउंड एंड कॉन्टेक्स्ट। इसी प्रकार हमारे क्या है, इसमें 4 चैप्टर हैं। तो पहला चैप्टर है बैकग्राउंड के बारे में। तो ये नोवेल 19वीं सेंचुरी में सेट है। उस टाइम वुमेन की कंडीशन कैसी थी कि वुमेन घर तक सीमित रहती थी, उनकी आइडेंटिटी कैसी थी, एक वाइफ और एक मदर की तरह उनकी आइडेंटिटी थी। सोसाइटी बहुत क्या थी, कंजर्वेटिव थी। वुमेन को इतनी फ्रीडम नहीं थी कि वो बाहर जाके काम कर सके, इतनी आज़ादी हो, सेल्फ डिपेंडेंट हो सके, इतनी प्रकार की आज़ादी नहीं थी। तो नोवेल का जो सेटिंग है क्रोल सोसाइटी, जहाँ कल्चर थोड़ा ओपन था लेकिन रूल थोड़े क्या थे, स्ट्रिक्ट थे। और हमारी मेन करेक्टर इसमें है जो एडना पोंटिलियर, और वो बाकी वुमेन से थोड़ा अलग सोचती थी। तो इस कहानी में मेन जो किरदार है, करेक्टर है, वो एडना पोंटिलियर का है। और अब देखते हैं इसमें जो बैकग्राउंड की कहानी है, तो एडना क्या है, फिट नहीं होती है सोसाइटी में। तो यही कहानी की जो शुरुआत है कि एडना क्या है, थोड़ा अलग सोचती है और महिलाओं से, वो सोसाइटी से थोड़ा बाहर निकलने की कोशिश करती है। तो यहीं से कहानी की क्या होती है, शुरुआत होती है। अब बात करते हैं हमारे चैप्टर नंबर 2 की। चैप्टर नंबर 2 है हमारा क्रिटिकल रिस्पॉन्सेज। तो क्रिटिकल रिस्पॉन्सेज में क्या आता है, कॉन्टेक्चुअलाइजेशन ऑफ द अवेकनिंग नोवेल का। तो इसमें हम देखेंगे जब 1899 में नोवेल पब्लिश हुआ था यह द अवेकनिंग, तो लोगों ने इसे क्या कर दिया था, रिजेक्ट कर दिया था। तो रिजेक्ट क्यों किया? क्योंकि ये इमोरल था, थोड़ा वल्गर टाइप का था। जो उस टाइम की जो सोसाइटी सोचती थी वो इस बारे में इसके साथ मैच नहीं करता था। तो फिर क्या हुआ, नोवेल धीरे धीरे गायब हो गया। तो 1950 में क्या हुए, क्रिटिसिज ने फिर से पढ़ा, बोले कि ये मास्टरपीस है। क्योंकि क्या है, उस टाइम के हिसाब से लोगों की क्या है, थिंकिंग थोड़ी चेंज हो गई थी। लोग क्या हो गए थे, फेमिनिस्ट नोवेल पढ़ने लग गए थे, मॉडर्न लिटरेचर पढ़ने लग गए थे। इससे क्या हुआ, जो वही सेम बुक बट थिंकिंग क्या है, थोड़ी चेंज हो गई। जो 1900 के ज़माने में थी, 1800 सेंचुरी शताब्दी में थी, उस टाइम क्या हुआ, लोगों ने इसे रिजेक्ट कर दिया क्योंकि ये थोड़ा उस हिसाब से, उसके टाइम के हिसाब से थोड़ा ओल्ड था। लेकिन अभी इसे पढ़ा जाने लगा, इसे प्यार किया जाने लगा क्योंकि आज की थिंकिंग के साथ ये मैच कर रही है। तो इस प्रकार ये क्या है, क्रिटिसिस का चैप्टर है जो कि हमारा चैप्टर नंबर 6 है। तो इस चैप्टर में हम क्वेश्चन आंसर की मदद से इसको पूरा पढ़ेंगे। अब बात करते हैं हमारे नेक्स्ट चैप्टर, इस ब्लॉक के 3rd चैप्टर जो कि चैप्टर नंबर 7 है, क्रिटिकल रिस्पॉन्सेज टू द अवेकनिंग। तो इसमें क्या है, जो थीम्स एंड करेक्टर को दिखाते हैं कि अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है ये इस बुक का या इस ब्लॉक का, कि एडना क्या चाहती है, एडना पोंटिलियर क्या चाहती है, फ्रीडम चाहती है, आइडेंटिटी चाहती है, और अपनी लाइफ में अपने रूल चाहती है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, सोसाइटी और एडना के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो जाती है कि एडना अलग चीज़ चाहती है और सोसाइटी अलग रास्ते पे चल रही है। तो एडना धीरे धीरे रियलाइज करती है कि वो सिर्फ वाइफ और मदर नहीं है, वो एक इंडिविजुअल है, वो खुद है, एक जिंदगी है, लाइफ है, ठीक है, वो एक वर्ल्ड है। ये स्टोरी एक वुमेन की अवेकनिंग की, सेल्फ रियलाइजेशन की स्टोरी है जो कि इसमें बताया गया है। तो इस चैप्टर में क्या है, इसका कैरेक्टर्स और थीम के बारे में पूरा ये बेस्ड है, जो कि इसके क्वेश्चन आंसर है, इसकी मदद से इसको हम समझेंगे। इसमें इसके क्वेश्चन आंसर हैं 10। तो इसको आप अगर पढ़ लोगे अच्छे से तो इस ब्लॉक से एक भी क्वेश्चन आप नहीं छोड़ने वाले हैं, सारे क्वेश्चन कर लेंगे। अभी इस ब्लॉक का लास्ट चैप्टर है चैप्टर नंबर 8, जो कि होगा क्रिटिकल अप्रोचेज टू द अवेकनिंग, फेमिनिस्ट, साइकोलॉजिकल अदर्स। तो इसमें क्या है, ये क्या बोलती है कि जो चैप्टर
4 है ना वो करता है एनालाइज एंड सिंबोलिज्म का। तो ये सबसे डीप पार्ट है। यहाँ पर क्या करते हैं, जो एडना ट्रैप्ड हो जाती है उसका एक सिंबल्स लेते हैं बर्ड की तरह, ठीक है। तो क्या है, केज्ड बर्ड है वो एडना ट्रैप्ड की मानी जाती है। जो फ्लाइंग बर्ड है वो क्या है, फ्रीडम का प्रतीक माना जाता है। तो इसमें और क्या सिंबोलिज्म का यूज किया गया, समुद्र का किया गया, सी। तो सी को कैसे माना गया, एक फ्रीडम की तरह, एक स्केप की तरह रिप्रेजेंट करता है। फिर इसने एक और सिंबल लिया, पिगन हाउस। पिगन हाउस क्या है, इंडिपेंडेंस का है, बट उसकी इंडिपेंडेंस कितनी है, लिमिटेड है। इसमें क्या है, इंडिपेंडेंस इतने इस लेवल की नहीं है कि वो पूरा फ्रीली हो सके। तो एंडिंग में एडना सी की तरफ जाती है। अब ये क्या कहता है, फ्रीडम और या ट्रेजेडी। तो आंसर इसका फिक्स नहीं है, इंटरप्रिटेशन से डिपेंड करता है। लाइन क्या है, स्टूडेंट्स दिस इज ए, जो लास्ट इसका मोरल बता दूं मैं आपको, दिस इज ए मॉडर्न नॉवल, इट गिव्स क्वेश्चंस नॉट आंसर। तो मतलब ये क्या है, थोड़ा ओपिनियन बेस्ड है, इस पे ओपिनियन आपको खुद को बनाना पड़ेगा, तो आपको खुद को डिसाइड करना पड़ेगा। तो इसी बेस पे ये हम देखेंगे, ऐसे कि चैप्टर नंबर जो 1 है हमारा वो इस नॉवल का बैकग्राउंड है, चैप्टर 2 इस ब्लॉक का क्रिटिसिस है, चैप्टर 3 इस नॉवल का थीम है, और चैप्टर 4 इसका एनालिसिस है। अब इसको हम एक एक करके इस चैप्टर की शुरुआत करते हैं, एक एक करके इसको समझेंगे कि ये कैसे काम करेगा। चैप्टर 1 के क्वेश्चन आंसर के मदद से इसको पूरा समझेंगे। अब देखते हैं चैप्टर नंबर 1, BEGC 134 के चैप्टर नंबर 1, जो कि है द अवेकनिंग बाय कार्टे चॉपिन, लोकेटिंग द अवेकनिंग, बैकग्राउंड एंड कॉन्टेस्ट। तो इसका हमें देखना है बैकग्राउंड एंड कॉन्टेस्ट। तो इसको समझेंगे हम पूरा कंप्लीट क्वेश्चन आंसर की मदद से कि आपके एग्जाम में क्या क्वेश्चन आंसर आएंगे। जो मैं क्वेश्चन आंसर करा रहा हूँ वो कर लोगे तो उससे एक भी आउट नहीं आने वाला है। अभी से आप पढ़ाई स्टार्ट कर लीजिए, एक एक क्लास डेली लीजिए, इजीली आप इसको पास कर जाएंगे। सबसे ज़्यादा रही इसी सब्जेक्ट की आती है, या ब्रिटिश लिटरेचर की, या रीडिंग द नोवेल। तो अब ध्यान से देखिएगा इस चैप्टर को। तो शुरुआत में दिया गया है इसका इंट्रोडक्शन, जो कि कार्टे चॉपिन के बारे में बताया गया है, जो कि मैं पिछली वीडियो में कवर कर चुका हूँ, उसके बारे में बता चुका हूँ। फिर इसके बारे में बताया गया है द इंटेलिजेंट सेटिंग ऑफ द अवेकनिंग। तो द अवेकनिंग के बारे में बताया गया है कि इसकी सेटिंग कैसे कैसे की गई है, ये नोवेल कैसे कैसे लिखा गया है। तो इसके बारे में कंप्लीट डिटेल दी गई है। अगर आप इसको पढ़ोगे तो क्लास बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। फिर इन्होंने बताया है कि जो 19वीं सेंचुरी में है ना, वो कैसा था, सोशल और कल्चरल बैकग्राउंड कैसा था उस टाइम, हमें सोशल लोग कैसे थे, उनका कल्चर कैसा था, तो उसके बैकग्राउंड के बारे में बात की गई है। 19वीं सेंचुरी में लोग कैसे थे तो उसके बारे में बताया गया। फिर उस हिसाब से द अवेकनिंग नोवेल के बारे में बताया गया है, उसके साथ रिलेट करके। फिर 19वीं सेंचुरी में ब्रिटेन कैसा था उसके बारे में बताया गया है। फिर बताया गया इसकी लोकेशन कैसी थी, राइटर एंड द नोवेल। तो कोई भी नोवेल लिखा जा रहा है तो उसमें क्या होगा, लोकेशन इंपॉर्टेंट होती है। राइटर किस पोजीशन पे है, वो कैसे लिख रहा है, उसकी लोकेशन कैसी है, क्योंकि जैसी उसकी लोकेशन होगी, जैसी उसकी कंडीशन होगी, वो उसी प्रकार से लिखेगा, उसी प्रकार का नोवेल होगा। ठीक है, तो अब फिर बात करते हैं इस चैप्टर में और क्या आता है। इसमें द अवेकनिंग नोवेल में कौन कौन से सिंबल यूज़ किए गए हैं, जैसे कि समुद्र का यूज़ किया गया है, पिंजरे का यूज़ किया गया है, द पिगन हाउस का यूज़ किया गया है। तो इस प्रकार के सिंबल का यूज़ किया गया है एडना पोर्टलियर की कंडीशन को दिखाने के लिए। फिर इन्होंने कार्टे चॉपिन का ओवरव्यू बताया है कि वो क्या था क्या नहीं है, अमेरिकन था, कब उसका जन्म हुआ, किसके साथ वाला था, उसके साथ वाले राइटर कौन थे। तो इस प्रकार उसके बारे में ब्रीफ किया गया है। अब बात करते हैं इस चैप्टर को कंप्लीट पढ़ने के बाद, जो कि मैं पिछली वीडियो में कवर कर चुका हूँ। इसके बाद बात है इसकी क्वेश्चन आंसर की बारी कि उसको आप कैसे कवर करेंगे। तो पहला क्वेश्चन आया है, राइट ए क्रिटिकल नोट ऑन द 19th century background against which you may find it is useful to read the awakening। तो हमें पहले क्या है, इसने क्वेश्चन किया है, ठीक है। तो ये एक अमेरिकन नॉवल है, लेकिन इसे समझने के लिए उस टाइम में जो बैकग्राउंड में चल रहा था ना, उसको समझना जरूरी है। अगर आप उस टाइम की कंडीशन समझ गए तो इस नॉवल को आप आराम से समझ जाएंगे। तो 19वीं सेंचुरी में सोशल कल्चरल कॉन्टेक्स्ट कैसा था। 19वीं सेंचुरी में सोसाइटी और कल्चर का बहुत स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस था उस टाइम में। तो उस कारण क्या था, सोसाइटी इन्फ्लुएंस नोवेल ज़्यादा पढ़े जाते थे। उसके बाद क्या हुआ, नोवेल क्रियोल सोसाइटी को शो करता है कि उस टाइम में ये जो नोवेल है ना, वो क्या करता है, क्रियोल सोसाइटी को शो करता है कि क्रियोल क्या है, फ्रेंच और स्पेनिश ओरिजिन के लोग हैं। जो इसमें मैं लिख के बता देता हूँ आपको,
CREOLE, क्रोल। क्रोल क्या है? फ्रेंच प्लस स्पेनिश लोग हैं, ठीक है। उनकी एक अलग थिंकिंग है। जो क्रियोल सोसाइटी है उनकी अलग सेटिंग है। जो क्रोल सोसाइटी है तो उसके बारे में अगर जानेंगे तो एक इमेज बनाएंगे तो वो कैसे लोग हैं, उनका लाइफस्टाइल कैसा है, तो उसके बारे में बात करें तो जो क्रियोल लोग लाइफ को क्या करते थे, इंजॉय करते थे, हर मोमेंट को इंजॉय करते थे। वो क्या करते थे? डांस करते थे, फेस्टिवल्स को इंजॉय करते थे, अपना म्यूजिक वगैरह गा के अपना लाइफस्टाइल को जीते थे। तो उनकी क्या थी? लाइफस्टाइल बहुत ही इंजॉयबल थी। तो इसका एक्सप्लेनेशन देखें हम तो क्या थी? एक स्ट्रॉन्ग फैमिली, कैथोलिक वैल्यूज़। तो इस प्रकार का ये बैकग्राउंड हमें 19वीं सेंचुरी में देखने को मिलता है क्रियोल लोगों का। फैमिली और रिलीजन थोड़ा स्ट्रॉन्ग था उस टाइम। फैमिली क्या थी? जॉइंट फैमिलीज थी। रिलीजन क्या था? स्ट्रॉन्ग था, लोग धर्म में ज़्यादा विश्वास करते थे। फैमिली और रिलीजन थोड़ा इम्पोर्टेंस रखता था उनके लिए। जो क्रियोल्स एंग्लो अमेरिकन सोसाइटी से क्या थोड़े अलग माने जाते थे। जो क्रियोल्स थे ना वो एंग्लो अमेरिकन से अलग थे, उनकी थिंकिंग अलग थी, उनके काम अलग थे, उनका कल्चर अलग था। क्रियोल्स आज में जीने वाले लोग थे कि आज प्रेजेंट में जी लो, कल की चिंता नहीं है, आज है, आज इंजॉय के साथ जी रहे हैं। तो इस प्रकार के लाइफस्टाइल वो जीते थे। ज़मीन की कमी की वजह से इकोनॉमिक्स थोड़ी 19वीं सेंचुरी में प्रॉब्लम आई थी कि इकोनॉमिक कंडीशन थोड़ी डाउन हो गई थी। अगर इस क्वेश्चन को समझे तो हम क्या है, नोवेल क्या था? सोसाइटी का रिफ्लेक्शन था। क्रियोल कल्चर क्या था? मेन उसका बैकग्राउंड था। और सोसाइटी और कल्चरल फैक्टर्स थे वो स्टोरी को थोड़ा शेप देते हैं। तो ये इस क्वेश्चन का पूरा ब्रीफ था जो कि मैंने आपको अभी बोल के बताया है। अगर आपको इसको लिखोगे क्वेश्चन एग्जाम में आता तो कैसे लिखोगे? ऑल्दो द अवेकनिंग इज एन अमेरिकन नोवेल, तो ये क्या है? एक अमेरिकन नोवेल है। सम इंफॉर्मेशन अबाउट द जर्नल बैकग्राउंड ऑफ 19th सेंचुरी सोशियो कल्चरल कॉन्टेक्स्ट रीडरशिप एंड ए मोर स्पेसिफिक लिटरेरी कॉन्टेक्स्ट कैन हेल्प यू टू रिलेट अंडरस्टैंड बेटर। तो पहली लाइन में आपको लिखना है ये एक अमेरिकन नोवेल है। इसको समझने के लिए हमें 19वीं सेंचुरी के सोशियो कल्चरल को कॉन्टेक्स्ट को हमें पढ़ना पड़ेगा। द सोशियो कल्चरल इम्पैक्ट ऑफ ब्रिटिश रूल वाज ट्रेमेंडियस एंड इंडेड इट मेड ए रिवोल्यूशन इन इंडिया। तो ये क्या है? जो सोशियो कल्चरल था ना, ये कैसे बना? ये ब्रिटिश रूल के अंडर बना है, तो उसके प्रभाव के कारण आया है। काटे चोपिन ब्रिंग्स आउट द इसेंस ऑफ द क्रियोल सोसाइटी। तो काटे चोपिन ने किसको बाहर लाया है? क्रियोल सोसाइटी, जो मैंने अभी जिक्र किया है आपको, क्रियोल सोसाइटी के बारे में जिक्र किया है। दो द करेक्टर ऑफ हर नोवेल, तो उसके करेक्टर्स नोवेल दिखाते हैं, वो क्रियोल सोसाइटी को दिखाते हैं। द अवेकनिंग काटे चोपिन यूजेज क्रियोल सोसाइटी इन 1890 एज ए बेसिस ऑफ हर नोवेल। तो उसने अपने नोवेल का बेस किसको रखा है? क्रियोल सोसाइटी को। एंड एक्सप्रेसेस दिस थ्रू क्रियोल वुमेन पर्सनल रिलेशनशिप एंड एटिकेट्स। तो उन्होंने जो अपने पूरे करेक्टर्स दिखाए हैं, जो अपने वुमेन दिखाई है, पर्सनैलिटी दिखाई है, रिलेशन दिखाए हैं, वो किस पे? क्रियोल सोसाइटी पे दिखाए हैं। तो पहला लिख सकते हैं अमेरिकन नोवेल है, तो अमेरिकन चीज़ को समझना पड़ेगा, उसके सोशल उसको कल्चर को समझना पड़ेगा। दूसरा है किसके रूल के अंडर थे? ब्रिटिश रूल के अंदर, तो उसके सोशल कल्चर पे क्या इम्पैक्ट पड़ा। फिर कर्टिस ओपन ने किसका जिक्र किया? क्रियोल सोसाइटी का। क्रियोल सोसाइटी कैसी है उसके बारे में बताया गया है। द अवेकनिंग इज ए नोवेल बेस्ड ऑफ लाइफस्टाइल फ्रेंच क्रियोल्स क्रियोल्स द डिसेंडेंट्स ऑफ द फ्रेंच एंड स्पेनिश कोलिस। तो मतलब क्रियोल्स हैं क्या? जो मैंने आपको अभी बताया था, फ्रेंच और स्पेनिश लोग हैं जो अपना लाइफस्टाइल जीते हैं। comprised of the French Creole society of the 17th century. They had strong family united based on the techniques of Catholicism, but they were considered outcast of Anglo-American society. तो जैसे कि मैंने बताया था कि क्रियोल कौन है? फ्रेंच और स्पेनिश लोग हैं जो अपना लाइफस्टाइल जीते हैं। उनकी स्ट्रॉन्ग फैमिली और वो है ना धार्मिक विचारधारा है जो क्या है? एंग्लो अमेरिकन से अलग है। दे लव टू डांस, गैम्बल, फिश अटेंड फीस्ट, प्ले ऑन द फिडल एंड लिव विदाउट मच थॉट ऑफ द मोरो। तो मतलब क्या? वो जिंदगी जीते हैं, गाना गाते हैं, डांस करते हैं, इस प्रकार क्या है? अपना लाइफस्टाइल जीते हैं। Creoles become of their comparatively tight society were livingly outgoing people. Activities such as Mardi Gras on holiday spreads from Sunday afternoon, mass contribution greatly to the living life to the people. मतलब कहने का बात क्या है? अपनी लाइफ जी रहे हैं Creole people. गैदरिंग इकट्ठा होते हैं, बात करते हैं, गाना गाते हैं, म्यूजिक करते हैं, एंजॉय करते हैं. The main reason of their comfort and live for the moment's attitude was Creoles did not
मूव वेस्ट लाइक मोस्ट अदर colonists to claim land, but they stayed relatively the same area, grew in population without consumption of other lands। मतलब क्या करते हैं, अपनी ज़िंदगी जीते हैं, आज की ज़िंदगी आज जी रहे हैं, फिर जो अपनी कंजप्शन है लैंड, दूसरों का हक नहीं मार रहे हैं, अपनी ज़मीन पर अपना काम कर रहे हैं। दिस कोज शॉर्टेज ऑफ लैंड, इस कारण क्या है, उनके पास ज़मीन की कमी होगी, पॉपुलेशन बढ़ गई, इसके कारण क्या हुआ, उनके पास इकोनॉमिक क्राइसिस आ गए। दिस मेड डिफिकल्ट फॉर दी प्लांटेशन सिस्टम टू ऑपरेट सक्सेसफुली। तो उनके कारण ये उन्होंने क्या है, ये उनको प्रॉब्लम उनको फेस करनी पड़ी। अब हमारा है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, जो कि है डिस्कस द इन्फ्लुएंस अपॉन चोपिन दैट यू थिंक मे हैव हेल्प टू शेप हर नोवेल। तो ये क्या है, नोवेल की शेप के बारे में बात की गई है। तो इसमें है काटे चोपिन पर कौन कौन से इन्फ्लुएंस थे जिन्होंने द अवेकनिंग को शेप किया। तो हमें इसमें बात करनी है कौन कौन से प्रभाव पड़े, इन्फ्लुएंसेस कौन से थे। तो हम जैसे जैसे मैं बताता जाऊँ वैसे वैसे आप उनके की पॉइंट नोट करते जाना। पहला था हमारा, इस पर कौन सा प्रकोप पड़ा, कौन सा इफेक्ट पड़ा, इन्फ्लुएंस किसका पड़ा, सोशल बैकग्राउंड इन्फ्लुएंस पड़ा। पहला कौन सा है, इसमें पहला कौन सा इम्पैक्ट पड़ा, सोशल इन्फ्लुएंस पड़ा। तो इसमें क्या किया इन्होंने, चोपिन रोट इन ए टाइम व्हेन वुमेन हैड लिमिटेड फ्रीडम। तो चोपिन ने उस टाइम इसको लिखा है जब वुमेन के पास फ्रीडम लिमिटेड थी। तो इसमें जो मेन कैरेक्टर है एडना, वो क्या थी, फर्स्ट इंडिपेंडेंट थिंकिंग वुमेन थी इस नोवेल के हिसाब से। तो दूसरा पॉइंट हमारा क्या बनता है, साइकोलॉजिकल इन्फ्लुएंस। तो दूसरा हमारा कौन सा पड़ेगा, साइकोलॉजिकल इन्फ्लुएंस पड़ेगा। तो दूसरा इन्फ्लुएंस है साइकोलॉजिकल इन्फ्लुएंस। इसके हिसाब से क्या बोलते हैं, नोवेल में साइकोलॉजी का स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस है। इसके हिसाब से इन्होंने एग्जाम्पल लिया है डॉक्टर मेंडलेट का, जो क्या है प्रोग्रेसिव थिंकिंग के बारे में बात करते हैं, वुमेन की मेंटल कंडीशन को समझने के बारे में बात करते हैं। तो ये क्या आ गया, साइकोलॉजिकल एक इन्फ्लुएंस हो गया। अगला इन्फ्लुएंस किसका है, रियलिज्म का, कि रियलिज्म उस टाइम कैसा था, सच्चाई कैसी थी, और नोवेल क्या बोलता है। और इसके बारे में दूसरी बात करूं तो ये क्या हो जाएगा, नेचुरलिज्म। नेचुरलिज्म हो गया दूसरा। तो ये क्या है, ये एक इफेक्ट है, साइकोलॉजिकल एक है, सोशल एक है। तो थर्ड हमारा बात करते हैं कौन सा है, रियलिस्टिक, जो रियलिज्म है और नेचुरलिज्म है। तो इसमें क्या है, चोपिन दूसरे रियलिस्ट राइटर से इन्फ्लुएंस्ड थी। जो काटी चोपिन राइटर थी वो क्या थी, दूसरे जो राइटर्स थे उस टाइम के उससे क्या थे, इन्फ्लुएंस्ड थी। उसमें क्या है, जो राइटर थे उस टाइम के, जो कि इस क्वेश्चन में लिस्ट दी गई है, वो आपको बता दूँ हाईलाइट करके, फ्रैंक नोरिस, स्टेफन कार्ने और थियोड ड्राइजर, हेनरी जेम्स। तो ये क्या है, इसके कुछ इन्फ्लुएंस थे। अगला फिर इसका इन्फ्लुएंस कौन सा है, बोल्ड फेमिनिस्ट आइडिया हो गया इसका। कौन सा था, बोल्ड फेमिनिस्ट आइडिया हो गया। एटना एक बोल्ड और इंडिपेंडेंट वुमेन है, मैरिज से बाहर की आइडेंटिटी है उसकी, सेक्सुअल फ्रीडम की बात करती है। तो ये क्या है, फेमिनिज्म इन्फ्लुएंस्ड है, ठीक है, फेमिनिज्म इन्फ्लुएंस्ड। अब बात करते हैं फिर आगे इन्फ्लुएंस, सेकंड इन्फ्लुएंस की, कि एडना के सामने दो ऑप्शन थे, या तो एडले जो कि एक परफेक्ट वुमेन और वाइफ का रोल थी, दूसरा है मेले रिसाइज जो कि एक इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट थी। तो एडना क्या करती है, दोनों को रिजेक्ट कर देती है। तो दोनों को रिजेक्ट करेगी तो क्या करती है, रिजेक्ट ट्रेडिशनल रोल्स। तो उसको बोलते हैं टू वुमेन मॉडल, इसका एग्जाम्पल ले सकते हैं, टू वुमेन मॉडल्स। तो इसके हिसाब से हम इसको आंसर को राइट्स करेंगे, ठीक है। तो टू वुमेन्स है, दोनों को रिजेक्ट कर देती है। फिर इसके बात करते हैं, इसमें जो करेक्टर्स है ना, वो किसके बारे में, कि जो उसका इंडिविजुअलम है, जो इंडिविजुअल है वो, एंड उसकी क्या है, सोलिट्यूड। तो इसमें क्या बोलेंगे, एडना को अकेले रहना थोड़ा पसंद है, तो वो अकेले प्रकार की थी, इंडिविजुअल, उसमें क्या था, इंडिविजुअलिज्म था, और उसमें क्या थी, सेल्फ डिस्कवरी की चुल थी, कि वो सेल्फ डिस्कवरी चाहती थी, अलग रहना चाहती थी, अकेले रहना चाहती थी। फिर उसके बाद क्या थी, कि इसमें दिखाया गया है रोमांटिक वर्सेस रियलिटी दिखाई गई है, ठीक है। एडना सपनों और रियलिटी के बीच में जीती है। तो ये इसमें इसको बताया गया है कि एडना कैसी लाइफ जीती है,
रोमांटिक और रियलिटी के बीच की लाइफ को जीती है, जिसमें सपनों के और सच्चाई के बीच की ज़िंदगी को वो जीती है। फिर इसमें आती है सेकंड, अगला पॉइंट आता है कि कौन से सिंबल का यूज़ करती है, तो सिंबोलिज्म एंड मॉडर्नाइज्म। ठीक है, तो मॉडर्नाइज्म का यूज़ करती है। नोवेल में सिंबलिज्म और मॉडर्न थिंकिंग दी गई है, जो कि क्या है, उस 18th सेंचुरी के हिसाब से एडवांस दी, जो आज के ज़माने में आकर वो फेमस हुई। तो इसका एग्जाम्पल लिया है उन्होंने, किसका, सी का लिया है। ठीक है, अब बात करते हैं अगले इन्फ्लुएंस की। सोसाइटी इस चीज़ के लिए क्या रेडी थी आपके पास, आपको लगता हो, तो अगला पिक्चर आता है सोसाइटी का। तो सोसाइटी वाज नॉट रेडी, तो इसको मैं लिखता हूँ नॉट रेडी। तो उस टाइम सोसाइटी इतनी बोल्ड थिंकिंग के लिए रेडी नहीं थी। तो अब इसमें ये क्या था, हमारा टोटल ओवरऑल क्वेश्चन था, तो इसको ओवरऑल मिलाएंगे। तो इसमें इम्पैक्ट कौन सा था, सोसाइटी का, साइकोलॉजी का, फेमिनिज्म का, रियलिज्म का। तो सब मिलाकर क्या है, नोवेल को एक शेप देते हैं। तो इसमें क्या है, इन्फ्लुएंस की बात की गई है, तो आप इसको अलग से लिख सकते हैं कि कौन कौन से इस पे इन्फ्लुएंस पड़े। तो शुरुआत में लिखेंगे आप कैसे, Chopin wrote against such a socio-cultural background where her Edna Pontellier is one of the first women to think and express herself and act in the resistance manner in which she does। तो क्या है, एडना पॉन्टेलियर क्या है, पहली औरत थी जो क्या है, इतनी आज़ादी के बारे में सोचती है। चोपिन डॉक्टर मैंडलेट वू शोज, तो जैसे कि मैंने ऐसे बताया है आपको, insights into Edna's sexual psychology and in progressive in her ideas therapy also advanced her time to physician instead of values of domesticity as the cure of women's nerves and oppressive conditions. Kate Chopin have been compared to other American realistic and naturalist writers who were her contemporaries such as Frank Norris। जैसे कि मैंने बताया था आपको, तो क्या है, पहला इम्पैक्ट पड़ता है सोशल, उस टाइम की सोशल इमेज कैसी थी। फिर दूसरी पड़ती है साइकोलॉजिकल इमेज कैसी थी, जो कि डॉक्टर मैंडेट के द्वारा बताई गई है। तीसरी चीज़ आती है कि उस टाइम के जो रियलिज्म और नेचुरलिस्ट है ना, उससे इसको कंपेयर किया गया। ठीक है, तो उसके बाद क्या किया, इसने एक स्ट्रॉन्ग बोल्ड फेमिनिस्ट का रोल दिखाया है। उसके बाद इसको कंपेयर किया गया है और अदर इसके टाइम की जो वुमेन थी और राइटर थे, उसके बाद इसको कंपेयर किया गया है। जो ये राइटर थे मैंने बताया कि आपको राइटर का नाम बताऊंगा, फ्रैंक नोरिस, स्टेफन करेने, थियोडोर डराइसिस, हेरनी जेम्स एंड एडना पोंटलियर टू देयर हीरोइंस ऑल रेदर sexless compared to Edna, and their descriptions of sexual matters in Journey are the not only did Chopin draw heroine who is not afraid to be sexual being, she is honest and bold enough to convince that extramarital sex and need not to be accompanied by the guilt that woman was perfectly justified in seeking selfhood and fulfillment outside the इन सिचुएशन ऑफ मैरिज एंड मदरहुड। तो वो क्या करती है, जो इंडिविजुअल और सोसाइटी के बीच में है ना, उसके रिलेशन की बात कर रही है, जो उनके मॉडल्स हैं उनके बारे में बात कर रही है, जो रोमांटिक और रियलिटी के बीच की जो जिंदगी दे रही है, क्योंकि वो एक एज ए रियल देखे तो वो मदर भी है, एक क्या है, एक वाइफ भी है, परंतु उसके साथ वो क्या है, एक आज़ादी वाली ज़िंदगी भी जी रही है। ठीक है, तो उसके ये दिखाया गया है। फिर इसके बाद दिखाया है सिम्बोलिज्म, वो किस प्रकार का सिम्बोलिज्म जी रही है, सी का एग्जाम्पल दिया गया है। और क्या एग्जाम्पल दिए गए हैं, जो कि एक पिगन हाउस है उसका रोल दिया गया है। तो इस प्रकार क्या है, वो एक सिंबलाइज भी करती है। लास्ट में वो चूज करते हैं सी की तरफ जाना, जो कि किसका है, एक फ्रीडम का भी प्रतीक है, और उसमें क्या सुनामी भी आ सकती है, तो हजार्डस भी हो सकता है। तो इसके लिए क्या है, सोसाइटी लास्ट में कंक्लूजन देंगे, तो सोसाइटी इस चीज़ के लिए रेडी नहीं थी। तो इस प्रकार क्या है, द अवेकनिंग फार अहेड ऑफ द अदर लिटरेरी राइटिंग पब्लिश्ड इन द लेट 19th century, द टाइम्स वर नॉट प्रिपेयर टू रिसीव इट एंड दस बिफोर इट कुड क्लेम इट प्लेस एंड इट हैड टू वेट। तो उस टाइम क्या है, जो ये लिखा गया था ना, तो ये उस टाइम के हिसाब से एडवांस था, सोसाइटी उस चीज़ को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं थी। इसलिए क्या है, तो ये क्या हुआ, जो जब ये पब्लिश किया गया तो ये इसको वेट करना पड़ा, इंतज़ार करना पड़ा फेमस होने के लिए। तो इस प्रकार क्या है, ये इन्फ्लुएंस है, जो कि मैंने आपको की पॉइंट की मदद से समझा दिए, ऐसे इसको आप लिख सकते हैं। अब बात करते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 3 की, जो कि हमारा है, डज दिस मेक मोर सेंस टू यू विद योर इंक्रीज्ड नॉलेज अबाउट द टाइम इन विच चोपिन लिव्ड एंड रोट
गिव स्पेसिफिक एग्जाम्पल। तो इसने कहा है कि चोपिन के टाइम, जो कि 19वीं सेंचुरी की बात कर रहा है, उसको समझने के बाद द अवेकनिंग ज़्यादा क्लियर कैसे हो जाती है, तो इसके बारे में बात की गई है। तो मैं मोटा मोटी बता देता हूँ। इसमें जो नोवेल का बेस है ना, वो क्या है, क्रियोल सोसाइटी है। तो इसका बेस क्या है, क्रियोल सोसाइटी है। दूसरा, जो क्रियोल सोसाइटी है उसके बारे में बात की गई है, वो मैंने आपको पहले क्वेश्चन में बता दिया कि क्रियोल सोसाइटी क्या है। क्रियोल लोग क्या करते हैं, एंजॉय करने वाले लोग हैं, सोशल लाइफ जीने वाले लोग हैं। उनकी एक्टिविटीज़ क्या है, डांस करते हैं, फेस्टिवल्स मनाते हैं और म्यूजिक करते हैं। तो क्रियोल सोसाइटी के बारे में उसका क्या है, ये इनका नोवेल का बेस क्या है, क्रियोल सोसाइटी। दूसरा बात करें तो इसके बारे में, जो क्रियोल सोसाइटी है ना, वो क्रियोल पीपल, इनके बारे में थोड़ा डिस्क्राइब करना है आपको कि वो कैसे हैं। फिर आपको क्या है, क्रियोल पीपल के बारे में और क्या बताया इन्होंने, फैमिली और रिलीजन वो क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट था उनके लिए। तो इसको आप कैसे नोट कर सकते हैं, इसको थर्ड को, स्ट्रॉन्ग फैमिली एंड रिलीजन, ये उनके क्या थे, मेन पॉइंट थे, मेन उनके एजेंडे थे। फिर उनके बाद क्या है, जो आउटकास्ट क्या थे, फ्रॉम एल्गो अमेरिकन सोसाइटी थे, जो क्रियोल लोग थे वो क्या थे, क्रियोल वर्सेस मान लो एंग्लो अमेरिकन सोसाइटी थी। जो क्रियोल्स लोग थे एंग्लो अमेरिकन से थोड़े अलग थे, उनमें क्या था, सोशल थोड़ा डिफरेंस था। लिव फॉर द मोमेंट एटीट्यूड, वो आज में जीने वाले लोग थे, ठीक है। तो इसका अगला पॉइंट कौन सकता है, लिव मोमेंट, ठीक है। अगला क्या है, वो प्रेजेंट फोकस्ड लाइफ थे, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। फिर क्या है, उनके सामने एक प्रॉब्लम आई, क्या प्रॉब्लम आई, लैंड शॉर्टेज आई, तो इकोनॉमिक्स इश्यू आया उनके पास। तो ये क्या था, इसका पूरा कॉन्सेप्ट था। अब मेन एग्जाम में जो आप समझोगे उसको लिखोगे, वो कैसे लिखोगे वो आप पर डिपेंड है। मैं आपको एक बार बता देता हूँ इसका पूरा आपको लिखना कैसे है। तो इसने बता दिया कि जो कार्टे चोपिन है उसने जो लिखा है वो कैसे इसको लिखा है, जो क्वेश्चन है उसके हिसाब से मैंने इसको की पॉइंट बताए हैं आपको। तो इसमें आपको क्या करना है, 19वीं सेंचुरी को समझने के बाद द अवेकनिंग ज़्यादा क्लियर कैसे होता है, तो इसको बताएंगे। तो इसकी स्टार्टिंग करेंगे, कार्टे चोपिन ब्रिंग्स आउट द इसेंस ऑफ क्रियोल सोसाइटी थ्रू द कैरेक्टर ऑफ हर नोवेल। तो उसने क्या किया, इसको आप लिख सकते हैं, जो द अवेकनिंग है कार्टे चोपिन, उसने क्या किया, एक इसेंस किया, उसने एक बेस दिया हमें क्रियोल सोसाइटी के थ्रू। कार्टे चोपिन यूजेज क्रियोल सोसाइटी इन 1890 एज ए बेसिस ऑफ हर नोवेल। तो उसने क्या किया, अपनी नोवेल का बेस किसे माना, क्रियोल सोसाइटी को, एंड एक्सप्रेस हिज थॉट क्रियोल वुमेन। तो यह क्रियोल वुमेन है, उसके थ्रू उन्होंने उसको एक्सप्रेस किया, उनके पर्सनल रिलेशनशिप, एटिकेट्स। द अवेकनिंग इज बेस्ड ऑन द लाइफ स्टाइल ऑफ फ्रेंच क्रियोल्स डिसेंडेंट्स ऑफ फ्रेंच स्पेनिश। तो क्या है, क्रियोल्स कौन सा है, फ्रेंच और स्पेनिश लोग हैं। कंप्राइज ऑफ द फ्रेंच क्रियोल सोसाइटी इन 17th सेंचुरी। They had strong family united based on the teaching of Catholicism, but they were considered out Anglo-American। तो इन्होंने क्या बताया है, इसका द अवेकनिंग का बेस किसे रखा, क्रियोल सोसाइटी का। फिर क्रियोल पीपल का जिक्र किया, क्रियोल वुमेन का जिक्र किया, कि वो कैसी लाइफ जीते हैं। फिर उन्होंने बताया कि वो क्या है, स्ट्रॉन्ग फैमिली और रिलीजन बेस्ड लोग हैं। तो फिर उन्होंने किसको साथ कंपेयर किया, बंटू, ये किससे अलग हैं, एल्गो अमेरिकन से अलग हैं। दे लव टू डांस, वो क्या करते हैं, लिव मूवमेंट करते हैं, डांस करते हैं, म्यूजिक करते हैं। गैम्बल, फिश, अटेंड फेस्ट विदाउट क्रियोल्स बिकॉज दे ऑफ कंपैरेटिवली टाइट सोसाइटी वर वेरी लिवली आउटगोइंग पीपल। एक्टिविटीज सच एज मर्दी ग्रास, हॉलीडे स्प्रिट्स फ्रॉम संडे आफ्टरनून महाराज। तो मतलब क्या करते हैं, उनके मूवमेंट बताएं कि वो कौन कौन से मूवमेंट जी रहे हैं। तो आप इसको आसानी से पढ़कर इसमें लिख सकते हैं। द मेन रीजन ऑफ देयर कंफर्ट लिव फॉर द मोमेंट एटीट्यूड वाज द क्रियोल्स डिड नॉट मूव वेस्ट लाइक अदर कॉलोनिस्ट क्लेम बट दे स्टेड इन देयर रिलेटिवली द सेम एरिया एंड ग्रू इन पॉपुलेशन। तो क्या वो उसी जगह रहे, एक एरिया में रहे, परंतु क्या उनकी पॉपुलेशन क्या हो गई, बढ़ गई। विदाउट कंजप्शन ऑफ अदर लैंड्स, तो दूसरों के लैंड के कब्जा किए बिना या अपने लैंड को स्टैंड किए बिना। इसके कारण क्या है, लैंड की शॉर्टेज हो गई, जिस कारण क्या है, अपनी फैमिली बट गई। उसके कारण क्या हुआ, इकोनॉमिक क्राइसिस आ गए, उनके पास इकोनॉमिक प्रॉब्लम हो गई। तो ये इस क्वेश्चन का इन्होंने नोवेल को कैसे शेप दिया और इसको क्या है, द अवेकनिंग को ज़्यादा क्लियर कैसे किया कार्टे चोपिन ने 19वीं सेंचुरी में, तो ये इसमें क्लियरली बताया गया है। अब बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 4 की, कि क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोलता है, हाउ डू यू थिंक 19th सेंचुरी रीडरशिप
वुड हैव अफेक्टेड दी नोवेल। 19वीं सेंचुरी के जो रीडर ने द अवेकनिंग पर क्या इफेक्ट डाला, तो क्या है उस टाइम जो रीडर्स का बैकग्राउंड नोवेल को समझने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि उनका जो लोग जो पढ़ रहे हैं ना इसको, उसका बैकग्राउंड इंपॉर्टेंट है, वो किस थिंकिंग के लोग हैं, किस सोसाइटी के लोग हैं, किस कल्चर के लोग हैं, ठीक है। तो इनका इंपॉर्टेंस क्या है, रीडर का इंपॉर्टेंस बहुत जरूरी है। 19वीं सेंचुरी में सोसाइटी काफ़ी ट्रेडिशनल थी, फैमिलीज वैल्यूज थी, जेंडर रोल्स थे, मोरलिटी थी, तो क्या है ट्रेडिशनल माइंडसेट थे उनमें। तो रीडर्स उस टाइम के रीडर्स बोल्ड और मॉडर्न आइडियाज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पाते थे, क्योंकि वो इतने एडवांस थे ही नहीं, कितने मॉडर्न थे ही नहीं। तो वुमेन इंडिपेंडेंस उनके लिए कहते थोड़ी शॉकिंग चीज़ थी। रीडर्स की वजह से नोवेल को क्या है नेगेटिव रिएक्शन मिला, क्रिटिसिज्म झेलना पड़ा नोवेल को, रिजेक्शन झेलना पड़ा। इसके बाद क्या हुआ, आज के रीडर्स ने इस नोवेल को बेटर अप्रिशिएट करते हैं। तो क्या उस टाइम जिस टाइम पब्लिश हुआ उस टाइम के उन्होंने लोगों ने रिजेक्ट कर दिया, क्रिटिसिज्म झेलना पड़ा, परंतु आज क्या है ये फेमस हो गया क्योंकि आज की थिंकिंग के साथ ये मैच कर रहा है। तो ये क्या है ओल्ड रीडर क्या थे, कंजर्वेटिव थे, वो नोवेल क्या था ये थोड़ा बोल्ड था। रिजल्ट क्या हुए, कॉन्फ्लिक्ट रिजल्ट इससे देखने को मिले। तो कभी ये क्वेश्चन आता है, वैसे आएगा नहीं, छोटा क्वेश्चन है तो आप इसको आराम से लिख सकते हैं। तो 19th सेंचुरी लीडरशिप ने इस पर नेगेटिव इंपैक्ट डाला। आल्दो द अवेकनिंग इज ए अमेरिकन नोवेल, सम इन्फॉर्मेशन अबाउट द जर्नल बैकग्राउंड, 19th सेंचुरी सोशियो कल्चरल कॉन्टेक्स्ट, रीडरशिप आर मोस्ट स्पेसिफिक literary context can help you relate and understand better. The socio-cultural impact on the British rule was tremendous and indeed it made a revolution in India. तो इसने इंडिया में एक रेवोल्यूशन लाया, बाद में बहुत सारे चेंजेस देखने को मिले। फिर अगला है हमारा कमेंट ऑन द इमर्जिंग न्यू वुमेन इन द लेट 19th सेंचुरी, डज एडना पोर्टलियर फिट इनटू द डिस्क्रिप्शन। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अगर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर इसे देखेंगे तो न्यू वुमेन कॉन्सेप्ट क्या है इसमें ये देखना है हमें, और एडना पोर्टलियर इसमें फिट होती है या नहीं होती है, इसका आंसर हमें देना है। तो न्यू वुमेन का मतलब हो गया इंडिपेंडेंट और फ्रीडम चाहने वाली वुमेन हो गई, जिसे क्या फ्रीडम चाहिए, इक्वलिटी चाहिए, सेल्फ आइडेंटिटी चाहिए, ठीक है। फिर सेकंड क्या है, ज़्यादा वुमेन अभी भी मैरिज और फैमिली में लिमिटेड थी, परंतु एडना पोर्टलियर क्या चाहती थी, इंडिपेंडेंस चाहती थी। तो परंतु उस टाइम की जो वुमेन्स थी उनके पास क्या थी, लिमिटेड फ्रीडम थी। कुछ वुमेन हस्बैंड से दूर हुई पर फुल्ली इंडिपेंडेंट फिर भी नहीं हुई, काम करती थी पर फिर भी किसी न किसी चीज़ पर डिपेंड थी। डाइवोर्स भी हो गए फिर भी डिपेंड थी, सेपरेशन हुए फिर भी डिपेंड थी। तो मतलब क्या है इनकम्प्लीट लिबरेशन उनको मिली। तो नोवेल में दो टाइप के वुमेन थी, एक तो परफेक्ट वाइफ और मदर वाली, फिर दूसरी क्या थी इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट वाली। तो दोनों में क्या है एक्सट्रीम है, तो दो एक्सट्रीम इसको देखने को मिले। तो एडना ने क्या है दोनों ही मॉडल्स को, दोनों ही टाइप्स के वुमेन को रिजेक्ट कर दिया। तो क्या है ना ही वो ट्रेडिशनल वाइफ थी, ना ही आइसोलेटेड आर्टिस्ट थी वो। तो क्या है उसकी एक डिफरेंट आइडेंटिटी थी एडना की। तो एडना की अब देखते हैं, ये तो हमारे था कि न्यू वुमेन के बारे में। अब एडना एज ए न्यू वुमेन की बात करें तो एडना फ्रीडम और अपनी आइडेंटिटी चाहती थी, इंजॉय चाहती थी सॉलिट्यूड को, ठीक है सॉलिट्यूड को, और क्वेश्चंस मैरिज भी क्वेश्चंस करती थी, सीख इंडिपेंडेंस चाहती थी। तो क्या है ट्रू न्यू वुमेन ट्रेड्स की तरह उसको दिखाया गया है। अब बात करते हैं कि इसकी लिमिटेशन क्या थी। एडना पूरी तरह सक्सेसफुल नहीं होती है क्योंकि इमोशनल कन्फ्लिक्ट आ जाते हैं, रोमांटिक थिंकिंग आ जाती है, रियलिटी से वो थोड़ा स्ट्रगल करती है। तो इनकम्प्लीट न्यू वुमेन की एक पिक्चर दिखाई देती है। अब फिर क्या है, एक एडना है क्या, न्यू वुमेन भी है और ट्रेजिक कैरेक्टर भी है। तो मॉडर्न बट क्या है ट्रेजिक हमें देखने को मिलता है। तो अगर इसके क्वेश्चन की ओवरऑल चीज़ को हम समझे ना तो क्या देखने को मिलता है, न्यू वुमेन का मतलब फ्रीडम है, सोसाइटी का मतलब रेस्ट्रिक्शन है, पर एडना क्या है कन्फ्लिक्ट है। तो आंसर क्या मिला देखने को मिला, तो न्यू वुमेन का हमने देख लिया कि न्यू वुमेन क्या है फ्रीडम है, ठीक है। फिर सोसाइटी क्या है हमारी रेस्ट्रिक्शन देती है, हमें रेस्ट्रिक्ट करती है। फिर एडना क्या है, एडना का करेक्टर देखना जरूरी है। एडना क्या है एक कन्फ्लिक्ट है हमारे लिए, ठीक है। तो हमें इसमें पूरे में देखना पड़ेगा फ्रीडम, इक्वालिटी, ट्रेडिशनल वुमेन वर्सेस मॉडर्न वुमेन, आइडेंटिटी का सर्च करेंगे और लास्ट में हमें आंसर में कंक्लूड करके क्या बताना पड़ेगा कि ये क्या है एक कन्फ्लिक्ट है। तो इस आंसर को आप आसानी से मेरे ख्याल से समझ गए होंगे। अगर आपको इसमें लिखना होगा तो आप आराम से इसको लिख सकते हैं, जिसमें क्या करना है पहले आपको डिस्क्राइब करना है न्यू वुमेन के बारे में। although there were some actual women in the last years of 19th century who were
रिफाइंडिंग द मीनिंग ऑफ फ्रीडम एंड इक्वलिटी। मतलब 19th सेंचुरी के लास्ट में कुछ वुमेन आज़ादी चाहती थी, इक्वलिटी चाहती थी। मोस्ट ऑफ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए सिंगल एंड डाइवोर्स्ड वुमेन ऑफ न्यू वुमेन्स और द विंडो। मतलब कुछ क्या थी, आज़ादी चाहती थी, कुछ ने डाइवोर्स ले लिया, कुछ अलग रहने लग गई। ऑफर ओनली ट्रेडिशनल एंड वीक सॉल्यूशन हार्डली बीइंग टू फ्री देमसेल्व्स फ्रॉम द पैटर्न्स ऑफ मैरिज एंड फैमिलीज। कौन सी मतलब क्या है, अपनी आज़ादी चाहती थी। आज़ादी किससे? शादी से, घर से, बंधनों से। कॉन्सिक्वेंटली फीमेल कैरेक्टर्स मूव्स अवे फ्रॉम द मेन्स बाय देयर अनमैरिड स्टेटस। तो क्या है, इस कारण क्या है, वो घर से दूर हो गई, अनमैरिड स्टेटस रखा उन्होंने। देयर डिसोल्यूशंस विद हस्बैंड्स, डाइवोर्स सेल्डम कंसिडर्ड एवेन्यू liberated sexual behavior and opinion. Edna Pontellier as they both as role model of womanhood and are inappropriate for her. Mele Resize is the solitary artist detached so completely from the real world and that she appears to other। तो मतलब इसमें दिखाया गया है न्यू वुमेन क्या है, सोसाइटी में दिखाया गया है। तो आपको पहले क्या है, न्यू वुमेन को डिस्क्राइब करना है, फिर लेट 19th सेंचुरी में क्या वुमेन्स ने किया था वो करना है। तो वो क्या है, पूरी तरह सक्सेसफुल नहीं हो पाई वो बताना है। फिर हमें लास्ट में क्या है, एडना के बारे में बताना है कि एडना पोंटलियर की स्टोरी क्या है, उस पर इसका क्या प्रभाव पड़ा। तो सी नीड्स हर फेस्टिनिस्ट डिल्यूजन व्हेन द स्विम्स आउट इनटू द सी अलोन फॉर द फर्स्ट टाइम। तो एक क्या है, सी को दिखाया गया सिंबोलिज्म के तौर पर, जब उससे सी की तरफ जाती है। फीलिंग ए सेंस ऑफ हर न्यू पावर ऑफ कोर्स इन द लास्ट सीन व्हेन सी इज टोटली फ्री विदाउट एवन द बर्डन ऑफ ए पीस ऑफ क्लोथिंग। उसके पास क्या है, कपड़ों का भाव भी नहीं था, मतलब एक कपड़ों तक का भार नहीं था, इतनी फ्री थी। सी रियली हैव इज ओनली द हम ऑफ द बीज एंड द फ्रेग्रेंस ऑफ द पिंक टू द कीप कंपनी। सी इज आल्सो होपलेस रोमांटिक। तो उसमें क्या है, ये थोड़ा कन्फ्लिक्ट दिखाया गया कि वो आज़ाद भी थी परंतु परेशान भी थी, उसको खतरा भी था। तो इसके लिए क्या, किस सिंबोलिज्म का यूज़ किया गया है, सी के एग्जाम्पल लिया गया है, सी को सिम्बलाइज किया गया है। तो इस प्रकार ये हमारा क्वेश्चन था, जो कि बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, एग्जाम में आ सकता है, तो थोड़ा ध्यान से देखिएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। डू यू थिंक दी क्रियोल बैकग्राउंड इज इंपॉर्टेंट इन द रीडिंग द अवेकनिंग, गिव रीजन फॉर द आंसर। तो ये क्वेश्चन क्या हम बार बार पढ़ रहे हैं कि जो क्रियोल सोसाइटी है उसके बारे में अगर आप पहले क्वेश्चन में पढ़ लोगे, अगर वही सेम याद कर लोगे तो इसमें फिर लिख सकते हो, वही सेम चीज़ें हैं। क्रियोल लोग कौन कौन से हैं, उनमें क्या है, क्रियोल वुमेन क्या है, वो किस टाइप की ज़िंदगी जीते हैं, उसके बारे में बताया गया है कि ठीक है, उनके जो एरिया में रहते हैं वो इतनी फिक्स क्यों है। फिर उसमें लास्ट में उनको इकोनॉमिक क्राइसिस झेलना पड़ा, तो उसके बारे में वो क्या है, जो एंग्लो अमेरिकन से थोड़ा अलग है, इसके बारे में बताया गया है। तो जो क्रियोल बैकग्राउंड है वो इम्पोर्टेंट है रीडिंग, हाँ बिल्कुल इम्पोर्टेंट है, इसमें कोई डाउट नहीं है। नोवल ग्रांड इसले और न्यू ओरलियंस में सेट है। तो इसका प्लेस है, हमें पहले बताना पड़ेगा कि ये प्लेस्ड कहाँ है, ग्रांड इसले और न्यू ओरलियंस में पेस्ट है। स्पेसिफिक कल्चर इसमें सेटिंग की गई है। क्रियोल्स क्या है, फ्रेंच और स्पेनिश कॉलोनिस्ट के डिसेंडेंट्स हैं। तो क्रियोल्स कौन है, फ्रेंच और स्पेनिश के लोग हैं जो कि अपनी लाइफ को एंजॉय करते हैं। क्रियोल का कल्चर क्या है, कैथोलिक रिलीजन है उनका, स्ट्रॉन्ग फैमिलीज वैल्यू है, फ्रेंच लैंग्वेज का यूज़ करते हैं, और उनकी कम्युनिटी क्या है, क्लोज है। तो उनमें पास क्या है, स्ट्रॉन्ग फैमिली और रिलीजियस थिंकिंग या थीम रखते हैं वो, जो ट्रेडिशनल उनके लिए वैल्यूज है। उनके क्या है, सोशल डिफरेंसेस हैं कुछ, वो क्या है, एंग्लो अमेरिकन से अलग हैं। फिर उनका लाइफस्टाइल के बारे में बात की गई है, वो लाइफ को एंजॉय करते हैं, आज की ज़िंदगी आज जीते हैं, म्यूजिक करते हैं, डांस करते हैं, फेस्टिवल्स को एंजॉय करते हैं। तो उसके बीच में क्या है, कुछ हिडन रियलिटी है। बाहर से क्या है, थोड़ा ओपन लगते हैं, पर अंदर से क्या है, कंजर्वेटिव होते हैं, क्योंकि रिलीजन बीच में आ जाता है, फैमिली बीच में आ जाती है। तो इसके बाद क्या है, इसका एग्जाम्पल ले सकते हैं एडले का, जो क्या है, फ्रेंडली बट क्या है, एक लॉयल वाइफ है एडले। तो इसके बाद क्या है, कॉन्ट्राडिक्शन एक बन के आता है, एक उभरता है, जो कि क्या है, इसको समझने के लिए बहुत ही ज़रूरी है। अब बात करते हैं कि एडले एग्जाम्पल के तौर पे क्यों लिया गया। क्या है, फ्लर्टियस बिहेवियर है उसका, वो हर जगह कहीं फ्लर्ट करना वगैरह, बट क्या है, एक फ्लर्ट कर रही है पर ठीक है, परंतु क्या है, एक लॉयल वाइफ है और लॉयल मदर है। तो इसको एक ऐसी इमेज में दिखाया गया है। तो एडना इससे क्या कैसे डिफरेंट है, एडना क्या है, क्रियोल बैकग्राउंड से नहीं है, उसका बैकग्राउंड अलग है। सी फील्स डिफरेंट, सी क्वेश्चन सोसाइटी, वह सोसाइटी से क्वेश्चन करती है, सोसाइटी के अगेंस्ट है। ये क्या है, आउटसाइडर पर्सपेक्टिव हमें थोड़ा देखने को मिलता है। तो इसमें
क्वेश्चन को देखेंगे हम तो ये क्या है, क्रूएल सोसाइटी क्या है, रूल्स में बंधी हुई है, एडना क्या है, रूल को तोड़ना चाहती है। तो ये स्टोरी क्या होगी, है कन्फ्लिक्ट स्टोरी होगी। तो ये क्या है, डू यू थिंक द क्रूएल बैकग्राउंड इज इंपॉर्टेंट इन द रीडिंग, तो इसका आंसर देना आप यस क्लियरली है। द अवेकनिंग के लिए गिव रीजन, इसका रीजन दे देना कि क्रूएल सोसाइटी क्या है, ओपननेस दिखाती है, ये दिखाती है, परंतु एडना इसको रूल तोड़ना चाहती है, ये बंधी हुई भी है। तो इस प्रकार इसका आप ओवरऑल आंसर दे सकते हैं, जो कि इसमें वही लिखा हुआ है जो कि मैंने ऊपर के क्वेश्चन में कराया, सेम यही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। वट रोल डज द सी प्ले इन द नोवेल, यूज एग्जाम्पल फ्रॉम द टेक्स्ट टू सब्सटिनेट योर आंसर। तो इसने बोला है कि जो एक सिंबोलिज्म यूज किया गया है इसमें सी का, तो उसके बारे में हमें बात करनी है कि द अवेकनिंग में सी का रोल क्या है, इसके इम्पोर्टेंट क्या है, यह एक सिंबल का यूज एज ए सिंबल इसको यूज किया गया है। तो आप एक इमेजिन कर सकते हैं, एक लड़की बैठी है समुद्र के सामने, फिर ये स्टोरी को आप आसानी से इमेजिन कर सकते हैं, समझ सकते हैं। तो सी क्या है, फ्रीडम का सिंबल है, आज़ादी है, एंडलेस है, उसको कोई रोक टोक नहीं है, पूरा फ्रीली है। तो क्या है, एडना क्या फील करती है, फ्रीडम फील करती है, इंडिपेंडेंस फील करती है। तो सी क्या हो गया, एक इंडिपेंडेंस का प्रतीक हो गया, सिंबलाइज हो गया। तो अवेकनिंग मोमेंट के बारे में बात करें तो एडना सी में स्विंग करना सीखती है, सेल्फ कॉन्फिडेंस आता है, सेल्फ अवेयरनेस आती है। तो क्या है, अवेकनिंग बिगिन इन द सी, जैसे इसका नाम है ना नोवेल का द अवेकनिंग, तो ये कहाँ से स्टार्ट होता है, सी से स्टार्ट होता है। सी एडना को सोसाइटी से एस्केप देता है, उसको एक बचने का एक जरिया देता है, एक रास्ता देता है, एक नई राह देता है। एस्केप फ्रॉम द सोसाइटी एक सिटी लाइफ है जो कि एक रूल में बंधी हुई है, सी क्या है, एक फ्रीडम है। तो इस प्रकार इसको कंपैरिजन, एक कॉन्ट्रास्ट सोसाइटी में है, इसको दिखाया गया है। तो इसमें एग्जांपल के तौर पे देखिए, जो न्यू ऑरलियंस है वो क्या है, थोड़ा कंजर्वेटिव है, एक सिटी टाइप है, बल्कि सी क्या है, एक मुक्त है, एक आज़ादी है, इंडिपेंडेंस है। रॉबर्ट और सी मिलकर एडना की फीलिंग को जगाते हैं। एडना क्या है, एक बार रॉबर्ट से मिलती है, उसको अच्छा लगता है, उसके साथ बात करना, घूमना फिरना, तो और साथ में क्या है, बीचेस पर दोनों घूम रहे हैं, तो उसको क्या है, थोड़ी उसकी इंडिपेंडेंस की फीलिंग जागती है। तो इसमें क्या है, एक इमेज हमें दिखती है कि लव प्लस अवेकनिंग की है, कि प्यार के साथ साथ आज़ादी भी। तो ये क्या है, थोड़ा कन्फ्लिक्ट बन जाता है, प्रॉपर आज़ादी नहीं होती, क्योंकि वो दूसरे बंधन में बंधनी जा रही होती है, मतलब बात वही है, उसमें कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। तो नोवेल के एंड में एडना सी में चली जाती है, अल्टीमेट फ्रीडम और इसके फ्रॉम द सोसाइटी हो जाती है। तो इसमें सी लोनलीनेस और डेथ का भी एक सिंबल है, आज़ादी का सिंबल तो है, पर अगर सी में चली जाएगी तो सी में सर्वाइव करना बहुत मुश्किल है, सुनामी भी आ सकती है, या कोई तूफान आ सकता है, या फिर कितनी देर सर्वाइव करोगे, कहीं ना कहीं सर्वाइव करने के लिए आपको वापस सोसाइटी में आना ही पड़ेगा, क्योंकि आप लोनलीनेस से मारे जाओगे। तो क्या है, फ्रीडम और डेथ दोनों का सिंबल है। तो इसमें ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग बनाएं तो हम क्या है, बिगिनिंग अवेकनिंग से होती है, मिडल में क्या है, वो आज़ादी से बंधनों से निकल जाती है, एस्केप हो जाती है, और लास्ट में क्या है, वो फ्रीडम आज़ादी पा लेती है और मौत की तरफ चली जाती है। तो मैं अपना एग्जांपल ऐसे इसको सेट करूँगा। तो पहले क्या है, सी कैसे है, फ्रीडम का प्रतीक है, जिसका क्या है, द अवेकनिंग नाम है, उसको बिल्कुल शूट करता है, और ऐसे इसको आप लिख सकते हैं। तो बिल्कुल ईजी, अगर आप इसको लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, सी इज़ नॉट only awakened and subsequently propelled by her influences for Robert to become unthinking drift thing who has anchor and to restrain her. She is also attracted to Adley and Mallory's in her strange seductive scenario where the इनवाइटिंग सी आल्सो प्लेज ए पार्ट। तो इसमें क्या है, हमें 2-3 रोल देखने को मिले हैं। रॉबर्ट देखने को मिला है, एक एडना है, एडना के बारे में बता चुके हैं। रॉबर्ट क्या है, एक बीच पर मिलती है, एक इंसान है, ठीक है, आदमी है, जिससे मिलती है, उसे अच्छा लगता है, उससे बात करके उसके साथ घूमना अच्छा लगता है। तो बट उसके साथ वो फिजिकली नहीं होती है, फिर भी क्या है, उसके साथ घूमना उसको अच्छा लगता है। तो ये रॉबर्ट एक करेक्टर है। फिर क्या है, एडले करेक्टर है, मेलेरी साइज एक करेक्टर है। इसके साथ वो क्या कंपेयर करती है, इसके साथ इसके अपने नोवेल को आगे बढ़ाती है। वो कहाँ रहती है, न्यू ऑरलियंस में रहती है। आल्सो द अमेरिकन कैल्विनिस्ट एंड ये क्या है, एक सिटी के बारे में बताया गया है। एडना रिटर्न टू द सिटी एट द एंड ऑफ द समर फ्लर्टेशन। तो फ्लर्टेशन एंजॉय करने के बाद रॉबर्ट के साथ वो क्या है, अपनी सिटी में वापस लौट जाती है समुद्र से। न्यूली अवेकन्ड टू सेल्फहुड एंड सेक्सुअल consciousness, she has to succumb once more to the conservation of the social roles, welcoming guests
every Tuesday and supervising her husband meals among the other boring domestic chores she does to wish। तो मतलब क्या करती है वो, एक नोवेल है। नो स्टोरी में क्या है, एडना पोंटलियर है जो कि शहर में ज़िंदगी जीती है। वो क्या है, अपनी पिकनिक के लिए, घूमने के लिए, अपनी छुट्टी वीकेंड्स मनाने के लिए समुद्र के बीच में गए, जहाँ वो रॉबर्ट से मिलती है। फिर इसको इच्छा जागृत होती है कि भाई हाँ मैं समुद्र की तरह बनूँ, फ्रीडम बनूँ, आज़ादी बनूँ। परंतु क्या है, वो फ्रीडम के साथ साथ डेथ भी है, क्योंकि आपको लाइफ जीने के लिए रियल में वहीं आना पड़ता है। वापस वो अपने शहर की तरफ लौट जाती है, जो कि अपने पति के साथ जी रही होती है। वही अपना मदर और वाइफ वाला रोल निभा रही होती है। ठीक है। रॉबर्ट हैज़ डन ऑनरेबल थिंग बाय एस्केपिंग टू मैक्सिको। वो क्या है, अपने मैक्सिको वापस लौट जाता है। एज ही इज ट्रेडिशनल सीरियसली इमेजिन ए रिलेशनशिप विद ए मैरिड वुमेन एवन टुवर्ड्स टू द एंड ऑफ द नोवेल व्हेन he returns confessing out to the has been imagining making her wife despite his best judgment he cannot visualize the kind of free relationship based on Edna ideas liberty self definition she struggles when she says I give myself where I choose। तो वो क्या है, स्टेटमेंट देती है कि आई गिव माई सेल्फ, मैं वहीं दूंगी जहाँ मैं देना चाहती हूँ, अपनी लाइफ को जहाँ जीना चाहती हूँ मैं वहीं जीऊँगी। देयरफॉर second time in the novel he runs away leaving behind the note saying goodbye because I love you, clearly indicating a clash of cultures। और लास्ट में क्या है, वो लेटर छोड़ के घर से निकल जाती है, जिसमें वो लिखती है गुड बाय बिकॉज आई लव यू। ठीक है। तो ये इस प्रकार इसका स्टोरी का सारांश बनता है। दो, एक सी का रोल है, वो एक सिंबल है। सी क्या है, एक सिंबल है। ठीक है। तो एक सिंबल देखने को मिलता है, इस प्रकार इसका आंसर हम लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है डिस्कस द अवेकनिंग एज ए सिंबॉलिक नोवेल। तो हमें क्या है, द अवेकनिंग नोवेल है ना, उसको सिंबॉलिक के रूप में कैसे देख सकते हैं, द अवेकनिंग को सिंबॉलिक नोवेल क्यों कहा जाता है, इसके बारे में बात करेंगे। तो पहली बात करते हैं, पहला ही हम इसने क्वेश्चन ही दे दिया, तो पहला ही टॉपिक हो गया सिंबल। सिंबल मतलब हो गया एक डीपर मीनिंग समझने वाला, किसी का सहारा लेके उसका मीनिंग बताकर उसको एक्सप्लेन करना। तो सिंबोलिज्म का मतलब है किसी चीज़ के थ्रू डीपर मीनिंग को दिखाना। तो किसी चीज़ को दिखाकर उसके डीप मीनिंग को बताना क्या हो गया, सिंबल हो गया। जैसे इसमें एग्जाम्पल के तौर पे इस नोवेल में लिया गया है सी को, जो कि एक फ्रीडम का प्रतीक है। तो क्या है, एक हिडन मीनिंग होता है सिंबल, तो उसको बताया गया है। फिर इसमें रोल ऑफ द सिंबोलिज्म इन द नोवेल की बात करेंगे। तो नोवेल में सिंबोलिज्म यूज़ करके फीलिंग्स और आइडियाज़ को दिखाया जाता है। तो इसमें बात करें सेकंड पॉइंट की, रोल ऑफ सिंबल्स। रोल ऑफ सिंबल तो दूसरा बताया गया है। तो क्या है, इसका रोल क्या है, इसके थ्रू इमोशनल एक्सप्रेशन दिए जाते हैं। सी एज ए सिंबल। तो दूसरी थर्ड पॉइंट की बात करें, सी एज ए सिंबल कि अगर हम समुद्र को देखें एज सिंबल, तो सी क्या है, एक फ्रीडम है, एस्केप का सिंबल है, जो हमें क्या देता है, एक मीनिंग देता है, अवेकनिंग का, सॉलिट्यूड का मीनिंग देता है। तो इसका क्या है, सी क्या हो गया, फ्रीडम और एस्केप का मीनिंग हो गया। जो सी है ना वो, और एक जो वो रहती है जहाँ ग्रैंड आइसले और न्यू ऑरलियंस है। जो ग्रैंड आइसले है वो क्या है, जहाँ समुद्र बीच पे वो घूमने आई है एडना पोंटलियर, तो वो क्या है, एक फ्रीडम है। और जो न्यू ऑरलियंस है वो सिटी में जहाँ रहते हैं, घर पे रहते हैं, वो क्या है, एक बंधन है, कल्चरल है, सोसाइटी में रह रहे हैं, तो क्या है, रेस्ट्रिक्शन बेस्ड जगह है। तो जो न्यू ऑरलियंस है वो जहाँ सिटी में कर रहते हैं, ग्रैंड आइसले वो जहाँ घूमने आई है। तो एक सिंबलिज्म हो गया। तो इसके क्या है, टू वर्ड कॉन्ट्रास्ट होते हैं। अब बात करते हैं हाउस एज ए सिंबल की बात करें, तो ये हो गया एक सी के बारे में, कि सी के बारे में हो गया। दूसरा बात करते हैं हाउस एज ए सिंबल। तो अगला पॉइंट कौन सा आ जाएगा, हाउस एज ए। एडना का घर क्या है, उसकी बंदिशों और कंट्रोल को दिखाता है। उसका मीनिंग क्या है, हस्बैंड उसकी क्या है, अथॉरिटी है, उसको बताएगा क्या करना है क्या नहीं करना। तो हाउस क्या करता है, उसको कंट्रोल करता है। उसी जगह क्या है, एक जेनरे कैमिडा सीन आता है बीच में इसमें नोवेल में। तो वो क्या है, चर्च एडना को सफोकेटिंग लगता है, कि वो जब वो सर्च आती है तो उसको क्या सफोकेटिंग लगता है। जो उसमें रिलीजन है ना, उसमें रिलीजन दिखाया गया है। तो आप एक मान सकते हो, रिलीजन को मान सकते हो। रिलीजन क्या है, एक रेस्ट्रिक्शन है। तो रिलीजन वर्सेस फ्रीडम को दिखाया गया है इसमें एक।
आप इसमें ये भी समझ सकते हैं कि रिलीजन वर्सेस फ्रीडम को बताया गया है। फिर इसमें बताया कि स्लीप जब आप सो रहे हो उसके बीच में और ड्रीम्स है। तो एडना सपनों में फ्रीडम और लव फील करती है। तो इसके बारे में एक और चीज़ बताई गई है, स्लीप एंड ड्रीम्स। तो एक पॉइंट ये हो गया, आपको अगर लिखना हो तो क्या है, एडना सपनों में फ्रीडम और लव करती है। तो ड्रीम क्या है, एक डिजायर बन जाती है कि वो चाहती है कि भाई हाँ मैं भी ऐसा करूँ। तो अदर सिंबल क्या है, तो जैसे लवर्स हो गया, आइडियल लव हो गया, वुमेन इन ब्लैक क्या हो गया, रिलीजन्स एंड ट्रेडिशंस हो गया। तो ये इस प्रकार क्या है, मल्टीपल सिंबल्स का प्रयोग किया गया है। वो क्या है, आपको अंडरस्टैंडिंग करने वाले पे कि उसको आप कैसे समझ रहे हैं। कन्फ्लिक्ट एक पैदा होता है लास्ट में जाकर कि क्या है, सिंबल एडना के इनर कन्फ्लिक्ट को दिखाते हैं। जैसे फ्रीडम की वर्सेस हमारे सोसाइटी की बात करें तो क्या है, इनर स्ट्रगल करती है। तो एक क्या है, लास्ट में एक चीज़ उभर के आती है, कन्फ्लिक्ट, कि कन्फ्लिक्ट आता है हमारे बीच में, ठीक है। कन्फ्लिक्ट बनता है, किसका कन्फ्लिक्ट बनता है, फ्रीडम का और सोसाइटी का कन्फ्लिक्ट बनता है। तो ये क्या है, सारे सिंबल हैं जो कि मैंने बताया। डिस्कस द अवेकनिंग एज ए सिंबॉलिक नोवेल। तो इसको सिंबॉलिक नोवेल क्यों बोला गया है, क्योंकि जो एक थीम है, जो क्रूअल सोसाइटी दिखाई गई है, उसमें क्या है, वुमेन की कंडीशन दिखाई गई है। उसमें क्या है, जो एडना पोंटलेयर है वो एक सिटी में रहती है, थे न्यू ऑरलियंस में, पर वो घूमने जाती है, घूमने जाएगी तो समुद्र को देखेगी। तो उसमें कारण क्या है, जो समुद्र को देखेगी तो सी को क्या है, सिंबल ही प्रयोग किया गया है। सिंबल क्या होता है, उसका मीनिंग को चेंज कर देता है, उसको एक रेफरेंस देता है कि भाई हमें इस चीज़ को ऐसे एक्सप्लेन करूँ। तो इसमें क्या क्या सिंबल का प्रयोग किया गया है, सी का, हाउस का, रिलीजियस फ्रीडम का यूज़ किया गया है, स्लीप का यूज़ किया गया है, ड्रीम्स का यूज़ किया गया है। लास्ट में एक कन्फ्लिक्ट, इसका कंक्लूजन दे देंगे हम, एक इसमें इसको दिखाया गया है। तो इसको आप ऐसे आराम से इसको देख के लिख सकते हैं। इतने सिंबल्स का यूज़ किया गया है। अगर इतने सिंबल के प्रति हमें इसको दिखाया गया है तो एज ए इसको हम देख सकते हैं सिंबॉलिक नोवेल। तो ये इसका एक आंसर हो जाएगा जो कि हम कंक्लूड करके बना सकते हैं। इतने पॉइंट्स हैं, इनको आप एक्सप्लेन करोगे ना 1 बाय 1, तो भी आप क्या है, इसके आंसर को आराम से 20 नंबर के आंसर का आराम से बना सकते हो। आराम से 400-500 वर्ड में इसको लिख सकते हो। तो अगर आपको समझना है अच्छे से तो ये जो स्क्रीन पर दिखाया गया है इस आंसर को आप पढ़ सकते हैं। अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। वहाँ से ज्वाइन करके आप इसके नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। मिलते हैं अगले चैप्टर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।